जय हिंद साथियों, व्यू 90 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं फर्रज शकीब। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता अभियान की शुरुआत की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं मिस्ड कॉल मारकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और दूसरी तरफ हरियाणा प्रदेश बीजेपी में इस्तीफों की झड़ी लग गई है और बल्कि आप यूं कह सकते हैं कि इस्तीफों की सुनामी आ गई है। पूरा प्रकरण यह है कि आज से ठीक एक महीने के बाद 5 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा के चुनाव होने हैं। कल पहली लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने 67 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होनी थी 5 सितंबर से। एक चरण में ही चुनाव होना है। 5 अक्टूबर को पूरी 90 सीटों के लिए चुनाव होना है। आज से उसकी नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो कल देर रात देर शाम आप कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची, जिसमें 67 उम्मीदवारों के नाम है, वो जारी की। अभी 23 उम्मीदवारों के नाम भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची में आने हैं। तो इन 67 उम्मीदवारों की सूची जब आई सामने, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में एक जलजला आ गया। बगावत का जलजला आप कह सकते हैं, असंतोष का जलजला आप कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि कार्यकर्ताओं का जो मनोबल था, या जो कार्यकर्ता टिकटार्थी थे, जिन्हें लग रहा था कि उनका टिकट रिपीट किया जाएगा या उन्हें टिकट दिया जाएगा पार्टी की प्रति निष्ठा को देखते हुए, उनमें एक मायूसी की लहर है। 12 सिटिंग एमएलए के टिकट काट दिए गए हैं, जिसमें 3 मंत्री हैं। खेल मंत्री संजय सिंह का टिकट काट दिया गया है। रंजीत सिंह चौटाला विद्युत मंत्री हैं, उनका टिकट काट दिया गया है। और एक राज्य मंत्री हैं विशंबर वाल्मीकि, उनका टिकट काट दिया गया है। तो रंजीत सिंह चौटाला, इन्होंने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है, निर्दलीय। इनका कहना है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। विशंबर वाल्मीकि जो राज्य मंत्री थे, उनका भी कहना है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा प्रदेश उपाध्यक्ष जीएल शर्मा, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। वो कह रहे हैं कि वो कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे। आदित्य चौटाला का इस्तीफा हो गया है। पूर्व मंत्री हैं कविता जैन, जिनका परिवार पिछले 4-5 दशकों से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और जब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का कोई नामलेवा नहीं था, तब कविता जैन का परिवार भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाता था। उनका टिकट काट दिया गया है। उनकी जो सोशल मीडिया पर और टीवी पर फोटो भी वायरल हुई है रोते हुए। उन्होंने भी कह दिया है कि वो चुनाव लड़ने जा रही हैं। राजवीर बड़ाड़ा का टिकट काट दिया गया है। शशिकांत कौशिक ओबीसी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, पूर्व मंत्री हैं करणदेव कंबोज, उनका टिकट काट दिया गया है। उन्होंने भी कहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे। किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं सुखविंदर शिवरान, उनका टिकट काट दिया गया है। उन्होंने भी कहा है कि वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यानी हालत यह है कि हर दूसरी विधानसभा सीट पर बगावत, और बगावती उम्मीदवार सिर्फ बगावत नहीं कर रहा है, बल्कि चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहा है कि वो चुनाव लड़ेगा, चाहे वो दूसरी पार्टी में जाके लड़े, चाहे निर्दलीय चुनाव लड़े। तो बहरहाल स्थिति ये हो गई है कि एक जूतम पैजार, या आप कह सकते हैं कि भगदड़ की स्थिति बनी हुई है हरियाणा में चुनाव के समय। बल्कि चुनाव की घोषणा हो गई है, नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है उसके बाद, और अभी तक बीजेपी के कथित चाणक्य और जो बड़ा फेस है भारतीय जनता पार्टी का, तमाम पैन इंडिया फेस जो भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी जी का है, इन दोनों लोगों ने अभी तक इस पूरी मुहिम से दूरी बनाकर रखी है। हालांकि ये सब कुछ इनकी मर्जी के बिना नहीं हो रहा है। इनकी मर्जी के बिना, इन दोनों गुजरातियों की मर्जी के बिना इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में पत्ता भी नहीं हिलता है। लेकिन बजाहिर ये लोग दूर नजर आ रहे हैं। इसकी एक जो समझ बनती है, आपको मैं बता देता हूं कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की हालत हरियाणा में बहुत बुरी चल रही है। जो आंतरिक सर्वे आरएसएस का भी है, जो भारतीय जनता पार्टी का खुद का इनपुट है, तमाम मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, गोदी मीडिया को छोड़ दिया जाए तो वैकल्पिक मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स हैं, या जो निष्पक्ष राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो मान रहे हैं कि ग्राउंड रियलिटी ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त बहुत बुरे दौर से गुजर रही है हरियाणा के अंदर में। क्योंकि पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार हरियाणा में चल रही थी। 2019 का चुनाव भी पुलवामा की लहर में भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया था। हालांकि वो बहुमत तक नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन तब दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी है, जननायक जनता पार्टी जेजेपी, उसके 10 विधायकों के समर्थन से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी।
और अभी कुछ दिन पहले जो है, तब जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना 4.5 साल तक दुष्यंत चौटाला को मुख्यमंत्री रखा, उसके बाद कुछ जुगाड़ वुगाड़ करके अपना बहुमत जुगाड़ लिया और उसके बाद दुष्यंत चौटाला को किनारे लगा दिया गया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर पूरा का पूरा चुनाव जाट बनाम नॉन जाट के बुनियाद पर लड़ना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी बनाम चुनाव लड़ने में बहुत महारत रखती है और या बड़ा विश्वास रखती है। हिंदू बनाम मुस्लिम, जाट बनाम नॉन जाट। बिहार के अंदर उसकी स्ट्रेटेजी है यादव बनाम नॉन यादव, जो बहुसंख्यकवादी समाज है उसके अंदर में यादव को माइनस कर दो, बाकी तमाम जो गैर यादव बिरादरियां हैं ओबीसी एससी एसटी की, उनको एक साथ करो। ये बिहार में भारतीय जनता पार्टी का टेक्निक है। हालांकि इसमें डेंट लगाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती है, इसमें कोई शक नहीं है। इस बार भी जाट बनाम नॉन जाट की लड़ाई जरूर भारतीय जनता पार्टी करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब भी उसने 13 जाट उम्मीदवारों को टिकट दिए। थोड़ा सा डेंट लगा लिया जाए। इस बार दलित समाज जो भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछले 2 चुनावों में जुड़ा हुआ था, बहुत छिटकता हुआ नजर आ रहा है। 21% दलित हरियाणा की आबादी में रहते हैं। हरियाणा के वोटर से 21% दलित समुदाय की आबादी है। लोकसभा की 10 सीटों में से 2 सीट रिजर्व सीट हैं, जिसमें एक अंबाला की सीट है और एक सिरसा की सीट है। ये दोनों सीटें लोकसभा चुनाव 2024 में, जो दोनों रिजर्व सीटें हैं, इस पर भारतीय जनता पार्टी हार गई है। और 90 सीटों वाली विधानसभा में 17 सीटें रिजर्व हैं। तो अगर लोकसभा चुनाव के नतीजों के आलोक में उन 17 सीटों का अगर आप एनालिसिस करेंगे तो कम से कम 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी, 11 विधानसभा की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अभी 2 महीने पहले हारी हैं। माफ कीजिएगा, हाँ 11 सीटें हारी है, 4 पर उसको जीत मिली है, 2 पर आम आदमी पार्टी जीती है, यानी 17 सीटों का ये गणित है। 11 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली है। 11 जो रिजर्व सीटें हैं वहां लीड मिली है कांग्रेस को विधानसभा वाइज, अगर हम लोकसभा चुनाव के रिजल्ट को एनालिसिस करते हैं तो। और वोट परसेंटेज मैं आपको बता देता हूं, पिछला जो चुनाव था यानी 2019 का जो चुनाव था, उसमें कांग्रेस का वोट शेयर था 28.42% और भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर था 46%। तो माफ कीजिएगा 58%, नहीं माफ कीजिएगा, हाँ 58% भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर था पिछले चुनाव में। और अभी 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर हो गया है 46%, यानी 11-12% रिड्यूस किया है भारतीय जनता पार्टी के वोट शेयर ने। और दूसरी तरफ जहां कांग्रेस का वोट शेयर पिछले चुनाव में 28.42% था, वो इस लोकसभा चुनाव में यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में 43.73% तक बढ़ गया है, यानी तकरीबन 15% का इजाफा हुआ है कांग्रेस के वोट बैंक में। उधर 11% का घाटा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के वोट शेयर में, अगर हम पिछले चुनाव के नतीजों को एनालिसिस करते हैं तो ये सारी कहानी है। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त इस दुविधा से हरियाणा में गुजर रही है। भारतीय जनता पार्टी को पता है इस बार बजाहिर देखने में चुनाव बाइपोलर लग रहा है, कांग्रेस एंड बीजेपी। जैसे अभी लोकसभा चुनाव के नतीजे भी आए हैं, 10 में से 5-5 सीटें दोनों ने जीती हैं। लेकिन इसमें जो क्षेत्रीय पार्टियां, एक तरफ जेजेपी और एएसपी यानी जननायक जनता पार्टी जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी है, और चंद्रशेखर रावण जो नगीना से सांसद है उत्तर प्रदेश में, उनकी एक पार्टी है आजाद समाज पार्टी, उनका गठबंधन हुआ है जिसमें जेजेपी ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और चंद्रशेखर रावण की जो आजाद समाज पार्टी है वो 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दूसरी तरफ इंडियन नेशनल लोकदल है जो दुष्यंत चौटाला के चाचा की पार्टी है, उसने बसपा से गठबंधन किया है और अभी उनका सीटों का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। यानी ये 2 धुरी अलग से है। कांग्रेस और बीजेपी के अलावा एक तरफ जजपा और एएसपी का गठबंधन, दूसरी तरफ इनेलो और बीएसपी का गठबंधन है। तो अब ये जो गठबंधन है, ये दोनों जो गठबंधन है, ये कितना डेंट लगा पाएंगे कांग्रेस के वोट बैंक में और भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में, ये आपको नतीजों के दिन पता चल पाएगा। फिलहाल अगर हम जननायक जनता पार्टी के वोट शेयर की बात करें तो इसको लोकसभा चुनाव में 1% वोट भी नहीं मिला है दुष्यंत चौटाला की पार्टी को। तो बहुत ज्यादा डेंट लगाने की उम्मीद लोकसभा चुनाव के नतीजों को एनालिसिस करके अगर हम देखते हैं तो दिखाई नहीं देती है। अब आप देखिए, एक बड़ी मजेदार बात मैं आपको बता रहा हूं। पिछले बार बीजेपी ने 40 सीटें जीती थी,
45 का बहुमत है। अभी जो पार्टी ने टिकट दिया है 67 सीटों पर, इसमें से 10-12 वो लोग हैं जो बाहर से आए, यानी जिसमें से 6-7 तो जेजेपी से आए हुए उम्मीदवार हैं, यानी जननायक जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे पिछले बार या विधायक थे, उनको टिकट दिया गया है। और एक मजे की बात और है, राम रहीम को आप जानते होंगे, हत्या और यौन उत्पीड़न का आरोपी है, बल्कि सजा याफ्ता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में उसको लगभग 10 बार पेरोल मिल चुकी है, और जिसमें से 6 बार पेरोल देने वाला जो सुनील सांगवान है बतौर जेलर, क्योंकि पेरोल मिलने से पहले जेलर की अनुमति या जेलर का अप्रूवल चाहिए होता है, तो ये जो 10 बार पेरोल मिली है राम रहीम को, उसमें से 6 बार सुनील सांगवान ने अप्रूवल दिया है। सुनील सांगवान जेलर रहा है उस जेल का जहां राम रहीम बंद था। उस जेलर ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है और उसको दादरी चरखी से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। यानी कलकत्ता में जज साहब भी आ गए थे, अभिजीत बंदोपाध्याय रिजाइन देकर आए थे, और अभी हरियाणा में जेलर साहब भी आ गए। आप देखिए कि हरियाणा जुडिशरी से लेकर के प्रशासन तक में भारतीय जनता पार्टी कितना अंदर तक अपनी पैठ रखती है कि लोग नौकरी से रिजाइन देकर के भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए चले आते हैं। तो बहरहाल हालत यह है कि 3 महीने पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जिस सीट से चुनाव जीते हैं, यानी करनाल की सीट से, इस बार सिर्फ 3 महीने के बाद उनकी रिपोर्ट इतनी निगेटिव आई है करनाल सीट पर कि उनकी सीट बदल दी गई है, और वो कुरुक्षेत्र का की जो एक विधानसभा है लाडवा, वहां से उनको टिकट दिया गया है। और उसी कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल सांसद हैं, और उनकी माता श्री सावित्री जिंदल जो हरियाणा की पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और वो चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी हैं हिसार से। क्या पता कुछ खेल हो जाए, मुख्यमंत्री जी के साथ ही कुछ खेल हो जाए। आखिर बेटा तो बेटा है, वो तो पहले मां का होगा, पार्टी का बाद में होगा। माता जी चुनाव लड़ेंगी, अब निर्दलीय चुनाव लड़ें या किसी और पार्टी से जाकर चुनाव लड़ें, तो बहरहाल उनकी निष्ठा तो माता जी के प्रति ज्यादा होगी। और इसी चक्कर में कहीं रिवर्स गियर लग गया, यानी कि अगर कहीं रिवेंज एटीट्यूड आ गया उनके अंदर में, तब तो नायब सिंह सैनी के साथ अंदर में उस जो उनके संसदीय क्षेत्र के अंदर आने वाली विधानसभा की सीट है जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, वहां वो कोई खेल कर सकते हैं नवीन जिंदल साहब। पैसे की भी कोई कमी नहीं है उनके पास, देश के प्रसिद्ध उद्योगपतियों में माने जाते हैं, बड़े अमीर घराने, हरियाणा के सबसे अमीर आदमी माने जाते हैं नवीन जिंदल साहब। तो मिला जुला करके इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की स्थिति हरियाणा में बहुत मजेदार हो गई है। शुचिता, नैतिकता, जीरो टॉलरेंस, पार्टी विथ अ डिफरेंस, ये सब कुछ आपको देखने में मिल रहा है हरियाणा में। और एक बड़ा फैक्ट ये है कि 2014 वाली जो मोदी और अमित शाह की जो इमेज थी पार्टी के अंदर में, कंट्रोल करने वाली जो इमेज थी, वो इस वक्त नहीं है, क्योंकि अब वो 240 पर है। पार्टी के अंदर इतने बड़े पैमाने पर बगावत होना ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ईडी सीबीआई सिर्फ विपक्ष के पास ही नहीं भेजती है, अपने लोगों के पास भी भेज सकती है, शांत होकर बैठ जाओ। लेकिन उसके बावजूद स्थिति यह है कि पिछले 24 घंटों में 24 नेताओं का इस्तीफा हो गया है। तो अभी जो बाकी की जो 23 सीटें हैं जिनकी लिस्ट अभी आनी बाकी है, उसके बाद भी क्या भगदड़ मचेगी और या तस्वीर इससे भी भयानक सामने आ सकती है। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि कांग्रेस में भगदड़ नहीं मचेगी, कांग्रेस में भी हो सकता है यही स्थिति हो, लेकिन मेरा अपना आकलन यह है कि कांग्रेस इस वक्त हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की तुलना में ज्यादा मजबूत, ज्यादा संगठित, ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड दिख रही है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में। और ये सब उन्हीं की बिछाई हुई चाल है जो इस्तीफों पर इस्तीफे हो रहे हैं। लोग तो ये कह रहे हैं, कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस वक्त हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को 1 दर्जन सीटें भी मिल जाएं तो बहुत है उसके लिए। लेकिन मैं कम से कम इतना तो नहीं मानता हूं, इतना भी अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए, और ये उचित भी नहीं है। कोई करिश्मा हो सकता है, अभी मोदी जी की सभाएं बाकी हैं, अमित शाह की सभाएं बाकी हैं। हालांकि नायब सिंह सैनी की सभाओं में यह हाल है कि जितने लोग
मंच पर बैठे हैं उसके आधे उनके दर्शक दीर्घा में दिखाई देते हैं। अभी सोनीपत में 2 दिन पहले सभा हुई थी, उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इस वक्त हरियाणा में बहुत मजेदार है। तो चुनाव के नतीजों का इंतजार कीजिए और हरियाणा को लेकर फिर हम एक बार आपसे मुखातिब होंगे। कोई नई अपडेट आती है, कांग्रेस की तरफ से कोई अपडेट आती है या चुनाव के ताल्लुक से कोई नई अपडेट आती है तो हम जरूर आपके साथ बातचीत करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, इस अपील के साथ कि मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर करें, कमेंट सेक्शन में मुझे अपने सुझाव जरूर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, शुभ रात्रि।